सभी को नमस्कार। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं, तो उम्मीद ही कर सकते हैं ना, भरोसा तो कम होता है। उम्मीद कर सकते हैं कि आप सभी बच्चे एग्जाम को लेकर तैयारी पे होंगे। बाकी माहौल के अनुसार तो नहीं लग रहा है। हो सकता है कि आप बच्चे पढ़ाई से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा चल रहा है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, पेपर होंगे हमारे 100% होंगे। दुनिया की कोई भी ताकत इन एग्ज़ाम को होने से नहीं रोक सकती है। कैसे भी हो, घर बिठा के हो, बाहर बुला के हो, ऑब्जेक्टिव टाइप हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, पेपर जरूर होंगे। तो इस वहम में मत रहना कि पेपर नहीं होंगे। अपनी तैयारी बेटा स्टार्ट कर दो, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम हो गए ना, और उस दिन अगर हमारी तैयारी में कमी आई तो फिर सिवाय पछतावे के कुछ भी हासिल नहीं होगा कि हे भगवान, इतना टाइम हमें दिया गया था, अगर हम दिन का 1 या 2 क्वेश्चन भी करते ना तो हमारा सिलेबस इतनी बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाता है एग्जाम तक कि जिसकी कोई बराबरी नहीं है। आप अपनी बुक का एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन भी अगर करें आराम से आपका 100% सिलेबस रिवाइज हो सकता है एग्जाम से पहले अगर आप शुरू से चलते रहे होते। लेकिन अब भी कोई फिक्र की बात नहीं है। अब भी हमारे पास कम से कम आप 1 महीना मान के चलो, क्योंकि जून एंड में या जुलाई फर्स्ट में हमारे पेपर होंगे। अब भी हम अगर तैयारी करें, दिन के 5-6 घंटे पढ़ें, तो इजीली हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, आज मैंने आपके लिए क्लास बना रहा हूँ, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। हम कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ डिबेंचर्स का जो चैप्टर है वो आज डील करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में इसको मैं फिनिश करवा दूं। 1 से 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले तो जो डिबेंचर्स हैं वो एक तरह से लोन कैपिटल होते हैं। मैंने इसके नोट्स आप बच्चों को भेज दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप इसके नोट्स पढ़ लोगे तो ये चैप्टर मेरे ख्याल से पूरा आपका थ्योरेटिकली रिवाइज हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं, थ्योरी आप वहां से पढ़ लेना। सबसे पहले तो आप देखे होंगे कि डिबेंचर्स के साथ में एक परसेंटेज ऐड होती है। कोई भी डिबेंचर परसेंटेज से शुरू होता है। उस परसेंटेज का मतलब होता है कि इतना % इंटरेस्ट उस डिबेंचर पर साल के दौरान दिया जाएगा। ये जो परसेंटेज होती है इसे हम कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, और इसी रेट से जो इंटरेस्ट है वो डिबेंचर्स को दिया जाता है। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट है वो दिया जाता है 6 मंथ में एक बार, 6 मंथ में एक बार जैसे ही 6 महीने खत्म होंगे तब दे दिया जाएगा, और अगले 6 महीने खत्म होंगे आधा तब दे दिया जाएगा। क्योंकि लाखों करोड़ों के डिबेंचर्स होते हैं और इकट्ठा ब्याज चुकाना कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को क्रैश कर सकता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकता है। इसलिए हम डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट को आधा भुगतान करते हैं, आधा 6 महीने में, आधा अगले 6 महीने में। तो ये इंटरेस्ट का एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने आपको एक हिंट दिया है। हम बात करते हैं इशू टाइप्स। इशू टाइप की बात करते हैं तो डिबेंचर्स जो होते हैं वो एट पार भी इशू हो सकते हैं, एट डिस्काउंट भी इशू हो सकते हैं, और एट प्रीमियम भी इशू हो सकते हैं। चाहे आप उनको फेस वैल्यू के बराबर इशू कर दो, चाहे आप उनको फेस वैल्यू से कम में लेस कर दो, फेस वैल्यू से कम में लेस कर दो, या फिर आप फेस वैल्यू से ज्यादा में आप उनको इशू कर सकते हैं। प्रीमियम जो होता है वो कंपनी खुद डिसाइड करती है। प्रीमियम के ऊपर किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं होती है कि हम कितना प्रीमियम चार्ज करेंगे। ठीक है, ये कंपनी के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तो तीनों कंडीशंस में ही हमारे डिबेंचर इशू कर सकते हैं। और ध्यान रखना, जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स, उन्हें कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जाता है। डिस्काउंट पर कभी भी इशू नहीं किया जाता है, और ये हमें बात कहता है सेक्शन 53। ठीक, तो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। अब हम इनको एक एक करके ट्रीट करते हैं।
जल्दी जल्दी मैं एंट्री करूँगा क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। एट पार ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कंपनी को पैसे रिसीव होते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इतना % डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि इसका पैसा भी हम इंस्टॉलमेंट में मंगवाते हैं। तो पहला पैसा एप्लीकेशन का होता है, तो कितना पैसा आपको एप्लीकेशन का मिला है वो आप फर्स्ट एंट्री में लिख देंगे। चाहे इसमें प्रीमियम ऐड हो नहीं हो, आपको टोटल एप्लीकेशन मनी से एप्लीकेशंस को मल्टीप्लाई करना है जितने रिसीव होते हैं। इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना, चाहे शेयर्स हो चाहे डिवेंचर्स हो, एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाइड बाई एप्लीकेशन मनी। ठीक, एक मिनट में वीडियो क्वालिटी चेक कर लूं। हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या किया हमने, एप्लीकेशन की मनी को एप्लीकेशन के पैसे जितनी रिसीव हुई थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस डिबेंचर एप्लीकेशन की मनी को हम ट्रांसफर कर देते हैं डिबेंचर्स अकाउंट के अंदर। यहीं पर एक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर इस एप्लीकेशन मनी में कोई भी प्रीमियम ऐड नहीं है तो आप ये सारा का सारा पैसा इस एंट्री के द्वारा डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर देंगे। अगर इस एप्लीकेशन की किस्त में प्रीमियम नहीं है तो हम इस एंट्री के द्वारा ये सारा का सारा पैसा डिबेंचर में ट्रांसफर कर देंगे। इसको यहाँ पर डेबिट कर देंगे और सारा पैसा डिबेंचर अकाउंट में चला जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर प्रीमियम भी ऐड है, यहाँ पर प्रीमियम भी ऐड है, तो ये तो एंट्री हमने प्रीमियम के साथ कर दी। अब आप इस एप्लीकेशन के पैसे को यहाँ पर दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, एक पैसा डिबेंचर में और एक पैसा जाएगा आपका एसपीआर में। डिबेंचर्स में आप पैसा ट्रांसफर करोगे फेस वैल्यू के बराबर, यानी कि इस इंस्टॉलमेंट में जितना प्रीमियम है वो प्रीमियम हटा दो तो वो बन जाती है फेस वैल्यू, उसके बराबर तो ट्रांसफर कर दोगे आप डिबेंचर में। और जो प्रीमियम का पैसा है, प्रीमियम 5 रुपए है 10 रुपए है, उसके बराबर पैसा ट्रांसफर कर देंगे एसपीआर में। तो ये पॉइंट मैंने यहीं पर डिस्कस कर दिया है। ठीक, इसके बाद बाकी इंस्टॉलमेंट नॉर्मल चलेंगी, जैसे इतना % डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट की जब भी किस्त हम ड्यू करते हैं तो अलॉटमेंट को तो डेबिट कर देते हैं। डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि अलॉटमेंट को डेबिट करके हमने इन डिबेंचर होल्डर्स को अपना डेटर्स बना लिया, और डेटर्स हमेशा डेबिट होते हैं क्योंकि ये पैसा हमने इनके नाम में लिख दिया कि इतना पैसा इनसे वापस लेंगे। तो यहाँ पर अगर अलॉटमेंट में कोई भी इंस्टॉलमेंट शामिल नहीं है तो सारा पैसा आप ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में। अगर अलॉटमेंट में कोई भी प्रीमियम शामिल नहीं है तो ये एंट्री ऐसे आएगी, अलॉटमेंट टू डिबेंचर, सारा पैसा डिबेंचर में। लेकिन अगर इस अलॉटमेंट की किस्त में प्रीमियम है तो हम इसका कुछ पैसा एसपीआर में भी ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर तो टोटल आएगा, फेस वैल्यू जितने का भी है, अलॉटमेंट जितने का भी है उससे डेबिट कर देंगे और उसमें से प्रीमियम का पैसा निकाल के प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे और विदाउट प्रीमियम डिबेंचर में ट्रांसफर कर देंगे, जैसा एप्लीकेशन में किया था वैसे ही। इसके बाद इसकी पेमेंट आ जाएगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू इतना % डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, इसका पैसा हमें मिल जाएगा। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव पहले होता है, ट्रांसफर बाद में करते हैं, जबकि अलॉटमेंट का पैसा पहले ड्यू करना पड़ता है फिर हमें रिसीव होता है। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलते हैं आगे। इसी तरह आपको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल ड्यू करनी है। अगर फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं है प्रीमियम का तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर बैंक टू फर्स्ट कॉल। लेकिन अगर फर्स्ट कॉल में पैसा है प्रीमियम का तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू एसपीआर। प्रीमियम हटा के प्रीमियम में ट्रांसफर करना है और विदाउट प्रीमियम डिबेंचर में। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछता नहीं है एग्जामिनर, हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया हमारा एट पार। ठीक है भैया, अब देखिए, इफ होल अमाउंट of debenture is called with application,
मैं तीनों केसेस में आपको सारी चीजें बताऊंगा। अगर इंस्टॉलमेंट अलग अलग मंगवाई जाती है तो क्या करेंगे, इकट्ठी मंगवाई जाती है तो क्या करेंगे। मान लेते हैं डिबेंचर का सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ मंगवा लिया जाता है। मैं एग्जांपल फॉर्म करता हूं। 100 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each issued at 10% premium. Whole amount is payable with application. Give entries. 100 डिबेंचर हमने मंगवाए हैं, इशू करे हैं, 100 रुपए का एक है, 10% प्रीमियम लेना है, सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ड्यू है। तो एक ही इंस्टॉलमेंट है तो हम जानते हैं कि एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री पास होती हैं। हमने पहले कहा कि सबसे पहले हम ये देख लेते कि पैसा मिलेगा कितना, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा पहले मिलता है। और इस एंट्री में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये एंट्री 2 लाइन की ही बनती है। और जब एप्लीकेशन के साथ सारा पैसा हम मंगवा लेते हैं तो इस किस्त का नाम हो जाता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपने कहा भी 100 डिबेंचर आपने इशू करे और 100 रुपए का एक था, लेकिन 10% एक्स्ट्रा में बेचा, तो आपका डिबेंचर कितने पैसे देके जा रहा है, 110। तो यहाँ हमें उतना पैसा लिखना है जितना रिसीव हो रहा है। चूंकि इंस्टॉलमेंट नहीं है इसके अंदर, इसलिए सारा पैसा हम यहीं पर रिसीव कर लेंगे। तो पैसा आ जाएगा मेरे पास 11,000 रुपये। अब मैं इसको अपने डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, यानी इसको अपनी लोन कैपिटल बनाऊंगा। तो मैं कहूंगा उसके लिए 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू। अब देखो एक पैसा तो इसका जाएगा 10%, सॉरी इसको मैंने क्या लिख दिया, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11,000। इसको एज इट इज यहां पर डेबिट कर देना है। अब देखो आपको ध्यान ये देना है कि जब हमने पैसा रिसीव किया है यहाँ पर, चाहे वो एप्लीकेशन का हो, चाहे वो सारी इंस्टॉलमेंट इकट्ठी हो, आपको ये देखना है कि इस इंस्टॉलमेंट में अगर प्रीमियम है कहीं पर भी, तो इस एंट्री में आपको उस प्रीमियम को अलग से निकालना है। तो एक पैसा तो ट्रांसफर कर दूंगा मैं डिबेंचर्स अकाउंट में। चूंकि इस पैसे में प्रीमियम है, इसलिए प्रीमियम को मैं अलग अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि प्रीमियम को हम किसी और के साथ रख नहीं सकते, इसका अलग अकाउंट बनता है। तो मैं कहूँगा भाई डिबेंचर में इस 110 रुपए में 10 रुपए का प्रीमियम था, तो यहां पर मेरा पैसा विदाउट प्रीमियम आना चाहिए। 100 डिबेंचर पर 100 रुपए के हिसाब से मैं यहां पर प्रीमियम को हटा दिया, यहां पर 10 रुपए का, जबकि प्रीमियम जो था वो था मेरा 100 डिबेंचर्स के ऊपर 10 रुपए के हिसाब से। तो प्रीमियम का पैसा मैंने इस 11,000 में से अलग निकाल लिया, और जो विदाउट प्रीमियम है उसको मैंने अपने डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये पैसा आपका बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। ये पैसा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में चला जाएगा अंडर नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है बेटा। तो अगर एक ही इंस्टॉलमेंट मंगवाई जाती है, टोटल उसी के साथ सारा पैसा मंगवाए, तो इस तरह से आपको एंट्री पास करनी है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा एक ही इंस्टॉलमेंट मंगवाई जाए तब। यही बात कर लेते हैं दूसरे एग्जांपल की। 100 डिबेंचर, परसेंटेज नहीं लगाते, बार बार लगाते, वो एग्जाम में आ जाएगी। 100% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each issued at 10% discount. Whole amount is payable on application. अब मैं डिस्काउंट वाला केस लेता हूं। देखो एट पार में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, जो आपने 2 लाइनें पहले लिखी है वो एज इट इज 2 लाइनें दूसरी एंट्री में लिखनी है। दिक्कत आती है डिस्काउंट में और प्रीमियम में। अब देखिए मैं कहूंगा पैसे मेरे को मिले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पैसे यहां पर मेरे को 100 डिबेंचर्स के ऊपर मिलेंगे, लेकिन 100 रुपए नहीं मिलेंगे, मैंने कटौती करके बेचा है, तो 90 रुपए मिलेंगे मेरे को। तो मेरे पास पैसे आए 9,000, क्योंकि 10% मैंने डिस्काउंट दे दी। अब इसको मैं ट्रांसफर करूंगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, एज इट इज, जितना आपने यहाँ लिखा था। प्रीमियम जो होता है वो फायदा होता है इसलिए क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट जो होता है वो हमारे लिए लॉस होता है, और लॉस जो होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। आपको सेकंड एंट्री में ही प्रॉफिट या लॉस की एडजस्टमेंट करनी है। हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कितनी दी है आपने, 100 डिबेंचर पर डिस्काउंट की अमाउंट बताओ, 10% डिस्काउंट है, और डिस्काउंट या प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू से गुणा होकर निकलता है। तो 100 रुपए का 10% 10 रुपए के बराबर डिस्काउंट है। आपको नंबर्स ध्यान रखने हैं, कितनी डिस्काउंट है कितनी फेस वैल्यू है ये ध्यान रखने हैं। तो डिस्काउंट के बराबर मैंने पैसा ट्रांसफर कर दिया, अपना डिस्काउंट में डेबिट कर दिया, और ये पैसा डिबेंचर्स अकाउंट में चला जाएगा फेस वैल्यू के बराबर। 100 डिबेंचर, 100 का एक था 10,000। ध्यान रखना डिबेंचर्स जहां जहां क्रेडिट होगा जिंदगी में वो हमेशा अपने साथ फेस वैल्यू लेके चलेगा। अगर 100% अमाउंट मंगवाई जा रही है इकट्ठी तो आपको 100% पैसा लेना है उस डिबेंचर का विदाउट प्रीमियम। अगर आपको इंस्टॉलमेंट वाइज पैसा ट्रांसफर करना है डिबेंचर में तो ध्यान रखना उस इंस्टॉलमेंट में विदाउट प्रीमियम जो पैसा होगा वो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये जितना भी है उतना। ठीक है, तो ये हमने डिस्काउंट के साथ देखा, एक किस्त में पैसा मंगवाते हैं तो, और प्रीमियम के साथ देख लिया। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 2 किस्तें मंगवाई जा रही हैं, सिर्फ अलॉटमेंट और एप्लीकेशन, सिर्फ अलॉटमेंट और एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए मैं कह दूं यहां पर आपकी बुक में भर भर के क्वेश्चंस हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना, सिर्फ जो मेथड है वो यहां से समझ लो। फिर से लेता हूं मैं 1000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 each issued at 10% प्रीमियम। एक प्रीमियम का कर लेंगे, डिस्काउंट का कर लेंगे। प्रीमियम अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन इज रुपीज 40 ले लेता हूं उसको मैं, एंड ऑन अलॉटमेंट रुपीज 70। देखो जो किस्तें हैं उनका टोटल देखो एक बार कितना हो रहा है, 110। दोनों किस्तें मिलाकर 110 रुपए ला रही है। क्या हमने अपने डिबेंचर को 110 में बेचा है? 100 रुपए का डिबेंचर है, 10 रुपए का प्रॉफिट लिया, प्रीमियम को प्रॉफिट तो कहते हैं। तो आपने अपना डिबेंचर मार्केट में 110 रुपए का बेचा है, आपको 110 ही तो मिल रहे हैं। वो अलग बात है कि आपको टुकड़ों में मिल रहे हैं, लेकिन मिल तो 110 रहे हैं ना। इसकी एंट्री देखो कैसे करेंगे। अब यहां पर देखो 2 इंस्टॉलमेंट है तो 4 एंट्री आएंगी, याद रखना। बैंक अकाउंट डेबिट, ये देखो वार्म अप हो रहा है, हो सकता है कुछ बच्चों ने इस टॉपिक को छोड़ दिया हो, कुछ बच्चे कर रहे हो, तो जिन्होंने नहीं करा है इसको काफी लंबे समय से उनके लिए बेनिफिशियल होगा। आप एक बार इस टॉपिक को देखकर वीडियो को और अपने टॉपिक को रिवाइज करना, आपका बरसों पुराना जो याददाश्त है ना वो ताजा हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू, परसेंटेज लगाते रहना बेटा, जो एग्जाम में आए वो परसेंटेज हमेशा लगाते रहना। टू डिबेंचर, यहां देखो मैं एप्लीकेशन ही लिखूंगा क्योंकि एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है। अब देखो 1000 डिबेंचर मुझे इशू करने हैं, 1000 चीजें मेरी मार्केट में बिक गई, एक चीज के बदले मुझे 40 रुपए मिलेगा क्योंकि एप्लीकेशन अलग है, तो 40 रुपए एप्लीकेशन के मिलेंगे। तो यहां पर मुझे 40,000 रुपए पहली किस्त मिल गई। चूंकि इस किस्त में कोई भी प्रीमियम शामिल नहीं है, हम प्रीमियम हमेशा कहां मान के चलते हैं, कुछ ना बताए तो अलॉटमेंट में। 40 की अगर एप्लीकेशन है, 70 का अलॉटमेंट है, पैसे तो 100 बनने चाहिए, ये 110 बन रहे। इसका मतलब जो अलॉटमेंट है वो इस तरह से है, 60 इसकी ओरिजिनल अमाउंट है और 10 रुपए इसमें प्रीमियम का है, तब जाके 70 का बना है। तो इसमें प्रीमियम नहीं है, तो ये सारा पैसा मैं एज इट इज अपने डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा टू डिबेंचर अकाउंट। कोई प्रीमियम नहीं है तो मैंने सारा पैसा अपने डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया। अब देखें एंट्री नंबर 3,
मैं सबसे पहले अलॉटमेंट को ड्यू करूंगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखो जब भी आपको अलॉटमेंट डेबिट होता दिखे, यहां पर अमाउंट में आप कंफ्यूज हो जाओ मत होना। जितना पैसा अलॉटमेंट का गिवन है क्वेश्चन में, उतना पैसा आपको यहां पर लिखना है और नंबर ऑफ डिबेंचर्स आप उठा लेना। तो कितने हो गए? 70,000। अब आपको पता है कि इस 70,000 में, यानी कि 70 में 10 रुपए का प्रीमियम है, तो आप इस अमाउंट के 2 टुकड़े कर दो। एक पैसा आप ट्रांसफर कर दो केवल डिबेंचर्स अकाउंट में, एक पैसा ट्रांसफर कर दो आप एसपीआर में, चूंकि प्रीमियम शामिल है। डिबेंचर में हमने कहा था कि विदाउट प्रीमियम जितनी किस्त बनती है उतना ट्रांसफर करेंगे, और प्रीमियम कितना बनता है उसके बराबर एसपीआर में ट्रांसफर करेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर तो 1000 ही लेंगे ना, जिसका जितना पैसा बनता है वो उतना ले जाएगा। तो वह डिबेंचर का हिस्सा तो 60 रुपए के बराबर है, तो 60,000। प्रीमियम कहेगा मेरा 10 रुपये अलग से निकाल के दो, हम कहेंगे ले जा भाई 10,000, हो गया। अगली एंट्री आप पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जितना आपने ड्यू करा है उतना पैसा रिसीव हो जाएगा, जब तक कि ये ना बताए कि किसी बंदे ने किस्त को नहीं दिया है। तो ये वो केस होगा जहां पर कि 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। मैं कहता हूं 5,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each issued at 10% डिस्काउंट। एप्लीकेशन है 40, अलॉटमेंट है 50। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म करके दे दिया और कहा एंट्री पास करिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि आपका एक जो डिबेंचर है वो कितने रुपए का मार्केट में जा रहा है, ताकि हम अपनी इंस्टॉलमेंट को उससे मैच कर सकें। आपने कहा 100 रुपए की मेरी प्रोडक्ट है, लेकिन मैं उसे 10 रुपए कटौती पर बेच रहा हूं, तो 100 रुपए का 10% 10 रुपए होता है, यानी मेरी जो चीज है वो मार्केट में 90 रुपए की बिक रही है। क्या मुझे इंस्टॉलमेंट के थ्रू 90 रुपए मिल रहे हैं? मैं कह दूंगा भाई 40 मुझे एप्लीकेशन में मिल रहे हैं, 50 मुझे अलॉटमेंट में, 90 मिल रहे हैं मेरे को। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिख दूं बैलेंस, यहां दिक्कत आती है। कोई भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि आप इशू प्राइस कैलकुलेट कर लें। टोटल इशू प्राइस, एक डिबेंचर का टोटल इशू प्राइस, अगर प्रीमियम है तो जोड़कर, डिस्काउंट है तो घटाकर, फिर अपनी इस टोटल को अपनी सारी इंस्टॉलमेंट के साथ मैच करें। यानी कि जो भी डिफरेंस होगा वो आप उस इंस्टॉलमेंट के साथ फिट कर देंगे। आपको 40 मिल गया, कितना और चाहिए 90 तक पहुंचने में? 50, आप 50 ले लेंगे यहां पर। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि भाई पैसे आ गए मेरे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई 5,000 डिबेंचर बेचे हैं, एप्लीकेशन का पैसा मिला है मुझे 40 रुपए। अगर कुछ नहीं बता रखा डिस्काउंट के बारे में तो हम कहेंगे कि डिस्काउंट अलॉटमेंट के साथ है। तो 5,000 इंटू 4, 5 चौक 20, ये हो जाएगा 2 लाख रुपए, ये मुझे मिल गया। इसके बाद मैं कहूंगा कि डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। चूंकि इस इंस्टॉलमेंट में ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, इसलिए सारा पैसा मेरा डिबेंचर में ट्रांसफर हो जाएगा बिना किसी झंझट के। तीसरी एंट्री में अलॉटमेंट ड्यू करूंगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब देखो, यहां जिस भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम या डिस्काउंट हो ना, तो उसका सिर्फ डेबिट वर्ड आप लिख देना। अलॉटमेंट को डेबिट कितने से करना है? मैंने क्या कहा था, जितना उस इंस्टॉलमेंट का पैसा दे रखा है उतने के बराबर उसको डेबिट कर देना, आंख मूंद कर। 50 रुपए की किस्त है अलॉटमेंट की,
5 5 25, 2.5 लाख रुपए। क्वेश्चन में डिस्काउंट है, यानी कि ये 50 रुपए डिस्काउंटेड वैल्यू है। अगर इस क्वेश्चन में डिस्काउंट ना होता तो ये मेरी वैल्यू 60 रुपए की होती, क्योंकि 100 रुपए के बराबर मुझे चाहिए था, 40 यहाँ मिला, 50 यहाँ, तो 10 रुपए का घाटा मैंने यहाँ पर खाया। अगर 10 रुपए डिस्काउंट ना होता तो मेरी अलॉटमेंट 60 रुपए की होती। अब 10 रुपए का डिस्काउंट यहाँ है तो मुझे 10 रुपए का डिस्काउंट इसी के साथ डेबिट करना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन इशू, डेबिट। 5000 डिबेंचर्स पे 10 रुपए का घाटा खाया है मैंने, तो मैं लिख दूंगा 50,000 रुपए। तो अलॉटमेंट के बराबर अलॉटमेंट को डेबिट कर दो, प्रीमियम है तो प्रीमियम में क्रेडिट कर देना, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के बराबर डेबिट। हमें क्यों पता चला? क्योंकि 90 रुपए मिले हैं, 10 रुपए और मिलने चाहिए थे, इसलिए मैं मानूंगा कि 10 रुपए यहाँ पर कटौती है, इसलिए 10 रुपए यहाँ डेबिट कर दिए और ये चला जाएगा डिबेंचर अकाउंट में। और डिबेंचर अकाउंट में हमने शुरू से एक नियम पढ़ रखा है, ये गुरु मंत्र है, हमेशा फेस वैल्यू के बराबर पैसा ट्रांसफर करना डिबेंचर में, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अगर डिस्काउंट ना होता तो अलॉटमेंट हमारा 60 रुपए का होता, इन दोनों के बराबर 3 लाख। अगली एंट्री में आप जितना पैसा अलॉटमेंट का डेबिट करके आए हो उतना ही रिसीव करोगे। 2.5 लाख रुपए जब आपने मंगवाए हैं तो 2.5 लाख रिसीव करोगे, बैंक टू अलॉटमेंट 2.5 लाख 2.5 लाख। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स थे, अपनी बुक के स्टार्टिंग में आना आप और इनको प्रैक्टिस करके देखना। अच्छा जी, ये हो गए हमारे इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, एट पार और एट प्रीमियम। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर। इसको हम अदर देन कैश के टॉपिक से भी जानते हैं, यानी डिबेंचर्स आपने दे दिए किसी को लेकिन बदले में पैसे नहीं मिले, तो उसे ही कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एट ए कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश। तो देखिए, हम वेंडर का मतलब होता है किसी भी चीज का विक्रेता। हो सकता है कि हमने किसी कंपनी से, किसी दूसरी पार्टी से कोई एसेट खरीद ली हो, उसका बिजनेस परचेज कर लिया हो, लेकिन बदले में हमने उसको कोई पेमेंट नहीं करी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि उसको पेमेंट के बराबर अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे देते हैं। 10 लाख रुपए वो हमारे मांगता है, तो 10 लाख रुपए के बराबर हम डिबेंचर्स दे देते हैं उसको। 1000 डिबेंचर दे देते हैं, 10,000, हमारे एक डिबेंचर की वैल्यू है 100 रुपए, तो उसके पास 10 लाख रुपए के बराबर ही तो चीज पहुंच रही है। हमने उसको 10,000 सर्टिफिकेट दे दिए, एक सर्टिफिकेट की कीमत थी 100 रुपए। हमने कहा भी देख, तेरे पास हमने लीगल रूप से सर्टिफिकेट दी है, अगर हम तेरा पैसा ना चुका पाए, यानी जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम तुझे पैसा चुका देंगे ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिबेंचर्स को इशू कर देते हैं। तो पहली एंट्री क्या होती है, हम सबसे पहले कोई ना कोई एसेट या जो बिजनेस होता है वो परचेज कर लेते हैं सामने वाली पार्टी से। तो ये जब हम परचेज करेंगे तो डेबिट करेंगे, क्योंकि इससे हमारी एसेट्स इंक्रीज होती हैं। और ये पैसा चूंकि वेंडर को देना होता है तो वेंडर को हम अपनी लायबिलिटी बना लेते हैं, जितने में हमने खरीदा है उतने के बराबर। हो सकता है कि आपने 4-5 एसेट खरीदी हो, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सारी एसेट्स को अलग अलग डेबिट कर देना है और उनके टोटल के बराबर आपको ये पैसा वेंडर में लिख देना है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एसेट की वैल्यू गिवन है, कोई लायबिलिटी आपने अभी तक नहीं ली है, सिर्फ एसेट ली है, तो सारी एसेट्स को डेबिट कर देना और उन एसेट्स के टोटल के बराबर वेंडर को क्रेडिट कर देना। ठीक है। सेकंड एंट्री में अगर मान लो हो सकता है कि आपने इसको 10%, 20%, 25% पैसा कैश में दे दिया हो और बाकी के लिए डिवेंचर दे दिया हो, तो ध्यान रखना कि अगर आपने वेंडर को कोई भी नगद में पैसा दिया है कुछ परसेंट, तो उसकी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश दिया है तो कैश कर देना, चेक से पेमेंट किए तो बैंक कर देना,
और अगर आपने उसका कोई बिल स्वीकार किया है, कोई प्रोमिसरी नोट स्वीकार किया है, तो आप लिख देंगे बीपी। ये 3 वर्ड ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि हमने 25% पेमेंट तो बीपी के थ्रू एक्सेप्ट कर ली, तो आप बीपी लिख दोगे प्रोमिसरी नोट के रूप में। आपने 25% नगद दे दिया तो नगद वर्ड है तो कैश यूज करोगे। आपने कहा हमने 25% पैसा चेक से चुका दिया तो आप बैंक लिखेंगे। तो ये होती है पार्ट पेमेंट के लिए। अगर है तो, नहीं है तो इस एंट्री को स्किप कर देना। हो सकता है आपने सारे पैसे के बराबर डिबेंचर दे दियो तो ये वाली एंट्री नहीं आएगी। अगर आपने कुछ % पैसा इन 3 चीजों में से किसी के द्वारा भी चुकाया है तो ये एंट्री पक्का आएगी। तीसरी, अब आएगी हमारी फाइनल एंट्री कि हम वेंडर को बाकी का पैसा और देंगे। वेंडर अभी भी डेबिट होगा क्योंकि वेंडर को हमने आधे के बराबर ही डेबिट करा है, अभी और बच रहा है पैसा तो डेबिट करेंगे। अब देखिए, अगर आपने उसको एट पार डिबेंचर दिए हैं तो आप लिखेंगे सिर्फ डिबेंचर। तीसरी एंट्री के मैं 3 पार्ट करवाऊंगा। एट पार, अगर आपने उसको डिबेंचर दे दिए लेकिन फेस वैल्यू के बराबर, तो आप सिर्फ ये एंट्री पास करेंगे वेंडर टू डिबेंचर। अगर आपने वेंडर को डिबेंचर तो दिए लेकिन प्रीमियम के बराबर, तो आप इसमें ऐड कर देंगे सिर्फ एसपीआर, क्योंकि एसपीआर हमेशा क्रेडिट होता है। तो अगर आपने डिबेंचर दिए हैं वेंडर को लेकिन प्रीमियम पर, तो आप ये वाली एंट्री पास करेंगे। और अगर आपने डिस्काउंट पर उसको डिबेंचर दिए हैं तो हम लिख देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, चूंकि डिस्काउंट डेबिट होती है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये लो जी, एट डिस्काउंट। तो ध्यान रखना, इन तीनों में से कोई एक एंट्री आएगी। या तो वो कहेगा भी एट पार इशू करे हैं तो ये दोनों एंट्री नहीं आएंगी, ये आएगी। उसने कहा भी डिस्काउंट पे दिए हैं तो ये दोनों नहीं आएंगी, ये आएंगी। उसने कहा प्रीमियम पर तो सिर्फ ये वाली आएगी। तो ये क्या है, हमारी कॉमन एंट्री है और इनमें से कोई ना कोई एक एंट्री आएगी। ये एंट्री कब होंगी, इसको तो बेटा ध्यान रखना, ये मैं हर केस में यही रखूंगा, तो इनको मैं बार बार नहीं करवाऊंगा। इन 3 एंट्रियों को, इन 4 एंट्रियों को मैं अगले स्टेप में नहीं लिखूंगा। ध्यान रखना, अगर आपने वेंडर से कोई भी चीज खरीदी है, वो चाहे कैसे भी खरीदो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने उसको कोई भी पार्ट पेमेंट दी है तो ये एंट्री करना। आपने वेंडर को कैसे डिबेंचर दिए हैं उसके लिए इसको ध्यान दे देना। ये एंट्री हमारी हर केस में एज इट इज आएंगी। ये केस हमारा बदलेगा हर बार, तो मैं सिर्फ इसको डील करूंगा अगले स्लाइड में। अब देखो, अगर मान लो आपने किसी दूसरी कंपनी से एसेट एंड लायबिलिटी बोथ परचेज, पहले में क्या था, सिर्फ आपने एसेट खरीदी थी, कोई लायबिलिटी नहीं ली। इसमें आप एसेट भी ले रहे हैं सामने वाली कंपनी की, लायबिलिटी भी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको देखो क्या देखना पड़ेगा। हम कहेंगे जितनी भी एसेट्स आपने खरीदी हैं उनको डेबिट कर देंगे आप। अगर सिंगल एसेट्स हैं तो सिंगल को डेबिट करेंगे, टोटल एसेट्स है तो आप टोटल एसेट को डेबिट कर देंगे। यहां लिख देंगे टू लायबिलिटी, लायबिलिटी चूंकि क्रेडिट होती है, आप अपने सर पर ले रहे हैं लायबिलिटी। इन दोनों का डिफरेंस आप कहां ट्रांसफर करेंगे, वेंडर अकाउंट में, यहां पर डिफरेंस। अब इन केस को समझना, पहले केस में हमने कहा था कि टोटल एसेट्स जितनी भी खरीदी है उनके बराबर वेंडर को क्रेडिट करेंगे क्योंकि वहां पर लायबिलिटी नहीं थी। यहां पर आपने एसेट भी ले ली, लायबिलिटी भी ले ली, तो एसेट को डेबिट कर दो, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो, और इन दोनों एंट्रीज का जो डिफरेंस है वो अमाउंट वो होगी जो कि आप वेंडर को चुकाओगे। अब फिर से हमारा वही स्टेप चलेगा। अगर आपने इस वेंडर को कुछ पार्ट पेमेंट दी है तो सेकंड वाली एंट्री, फिर इसको बाकी के लिए जो डिबेंचर्स देते हैं उनके लिए 3 स्टेप पढ़े थे हमने, वो हमेशा बराबर चलते रहेंगे। तो 2 केस कर लिए हमने, केवल एसेट खरीदते हैं तो एसेट टू वेंडर, एसेट और लायबिलिटी दोनों खरीदते हैं तो दोनों को डेबिट क्रेडिट करेंगे और डिफरेंस को वेंडर में क्रेडिट। अब देखें लास्ट केस जो कि इंपॉर्टेंट है, इफ एसेट एंड लायबिलिटी
बोथ परचेज विद परचेज कंसिडरेशन। आपने एसेट भी खरीदी है, लायबिलिटी भी खरीदी है, और आपको ये भी बता दे कि कितने में खरीदी, यानी इन दोनों की अमाउंट के लिए आपने उसको कितना पैसा दिया। मैंने कभी एसेट खरीदी 5 रुपए की, लायबिलिटी खरीदी 2 रुपए की, और ये जो मेरा सौदा पक्का हुआ है ये मेरा 8 रुपए में पक्का हुआ है। पहले 2 केस में आपको पीसी नहीं बताएगा कि आपने इन दोनों के लिए कितना पैसा दिया, इन दोनों का अलग अलग जरूर मिलेगा, लेकिन इन दोनों का सौदा कितने में हुआ ये नहीं बताएगा। लेकिन इस केस में आपको ये भी कहेगा कि एसेट इतने की ली, लायबिलिटी इतने की ली, और इन दोनों का जो सौदा हुआ है, जो डील हुई है, वो इतने में हुई है। तो यहाँ पर आपको वेंडर की अमाउंट क्वेश्चन बताएगा, गिवन होगी वो। तो देखें, हम कहेंगे कि भाई एसेट जो है वो डेबिट होती है, लायबिलिटी जो होती है वो क्रेडिट होती है। चूंकि वेंडर का पैसा, ये वाले जो केस है वो हमें बताएगा कि कितने में आपने खरीदी, वेंडर का पैसा लिख देना। अब इस एंट्री में डिफरेंस आएगा। अब देखना, अगर एसेट ग्रेटर देन लायबिलिटी तो वो कहलाएगा कैपिटल रिजर्व और ये हो जाएगा क्रेडिट। अगर एसेट लेस देन लायबिलिटी तो ये कहलाएगा गुडविल जो कि डेबिट होगा। ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने एसेट भी दी है कितने की खरीदी, लायबिलिटी भी दी है कितने खरीदी, और कितने में सौदा पक्का हुआ, कितने में डील हुई ये भी गिवन है। तो जितने में डील होती है उसे हम मानते हैं वेंडर की अमाउंट। एसेट की गिवन है, लायबिलिटी गिवन है, वेंडर की गिवन है। तो देखना, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करना, पहले ही कर लेना, अपना रफ वर्क कर लेना, सारी एसेट्स को जोड़ना, सारी लायबिलिटीज को जोड़ना, वेंडर को छोड़ देना। अभी अगर इनमें से एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी की वैल्यू कम है, तो डिफरेंस जो होगा वो यहां लिखा जाएगा कैपिटल रिजर्व के नाम से, और ये एंट्री हमारी टैली हो जाएगी। अगर आपकी एसेट कम है, ये ज्यादा है, इसका मतलब आपका डिफरेंस यहां पर आएगा, उसे हम गुडविल के नाम से डेबिट कर देंगे। तो ध्यान रखना, अगर आपका ये साइड ज्यादा है तो डिफरेंस यहां पर आएगा टू कैपिटल जो, लायबिलिटी ज्यादा है और ये पैसा आपका कम है तो क्या आएगा, गुडविल आएगी। ठीक है, अच्छा जी, दोबारा बताऊं एक बार। देखें, इसको मैं वेंडर भी ऐड कर देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, चलो कोई नहीं। आपको एसेट की और लायबिलिटी और वेंडर दोनों की अमाउंट को कंपेयर करना है, दोनों को, एक को नहीं, दोनों को। अगर आपकी एसेट ज्यादा है, ये वाला पक्ष ज्यादा है, तो डिफरेंस जाहिर सी बात है यहां पर आएगा, हम कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व। इन दोनों से ज्यादा है एसेट तो कैपिटल रिजर्व कर देंगे, ये दोनों ज्यादा है, एसेट कम है, तो हम गुडविल को डेबिट कर देंगे। तो शायद पिछले में हमारी ये मिस्टेक हो गई थी, आपको इन दोनों से कंपेयर करनी है इसकी वैल्यू को। ठीक है, अगर क्रेडिट में डिफरेंस है तो कैपिटल रिजर्व, डेबिट में डिफरेंस है तो गुडविल। तो ये था हमारा वेंडर का कॉन्सेप्ट। अब देखें कि हमें वेंडर को नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करने पड़ते हैं, कितने डिबेंचर उसको दें। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है अमाउंट टू बी पेड फाइनली टू वेंडर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। वेंडर को कितना पैसा अल्टीमेटली फाइनली देना है उसको आप इशू प्राइस से डिवाइड कर देंगे। ये पैसा कैसे आएगा, वेंडर से आपने जितने में एसेट खरीदी थी उसमें से अगर आपने कोई पार्शियल पेमेंट करी है, आपने उसको कोई 10-20 हजार रुपए दिए हैं बीपी के द्वारा, बैंक के द्वारा, कैश के द्वारा, वो पैसा हटाकर जो पैसा बचेगा वो यहाँ पर आएगा। आपने 50 रुपए की एसेट खरीदी, 10 रुपए आपने उसको कैश में दे दिए तो यहाँ आएंगे 40। लेकिन आपने 50 में एसेट खरीदी, कुछ भी नहीं दिया उसको अभी तक, तो 50 आएंगे यहाँ पर। अब देखिए इशू प्राइस कैसे फाइंड आउट होता है। इशू प्राइस नंबर 1 एट पार लिखा हुआ है, डिबेंचर आपने इशू किए एट पार तो इशू प्राइस होगा फेस वैल्यू। आपने डिबेंचर इशू करे वेंडर को और लिखा है एट प्रीमियम
तो आप कहेंगे फेस वैल्यू और प्रीमियम को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा इशू प्राइस बनेगा। आपने डिबेंचर दिए हैं डिस्काउंट पर, तो हम कहेंगे भी डिस्काउंट, और आप कह देंगे फेस वैल्यू में से डिस्काउंट लेस कर दूं तो मेरा इशू प्राइस आ जाएगा। इन 3 तरीकों से आपको इशू प्राइस निकालना है। तो ये बेटा हमारा वेंडर का कॉन्सेप्ट हो गया, इसको देख लेना एक बार। ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है बेटा, आप 1 साल से ज़्यादा पढ़ चुके हैं, तो ये ना सोचे कि आपको एक एक चीज़ बहुत ही डेप्थ में समझाई जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन हो रहा है। और चलते हैं थोड़ा सा आगे। थकना मना है, रुकना मना है, आराम तो हराम है। देखिए अगला टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। डिबेंचर्स को इशू करना है एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से लोन लेती है, कंपनी से या किसी अदर पार्टी से या बैंक से, किसी से भी लोन ले सकते हैं हम। एक कंपनी दूसरी कंपनी से, दूसरी अदर पार्टीज कोई भी है रिलेटिव में इसके या कोई भी, या बैंक से जब भी लोन लिया जाएगा तो ये कंपनी क्या करती है, पहली वाली कंपनी ये इस कंपनी को दे देती है अपने डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये कहती भी देखो हमने आपसे 10 लाख रुपए का लोन लिया है, तो ये तो लो 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी। ये होती है असली गिरवी रखी हुई चीज, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। जब भी आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक कहेगा अपना घर गिरवी रख के जाओ, क्योंकि कल को आपने लोन नहीं चुकाया तो मैं आपके घर को बेचकर पैसा लूंगा। तो हमने 10 लाख के लोन के बदले अपनी कोई प्रॉपर्टी थी 20 लाख की, वो हमने बैंक के पास रख दी, उसे कहा जाता है प्राथमिक सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी। बैंक कहेगा कि मैं इस प्राइमरी सिक्योरिटी से, इस प्रॉपर्टी से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप मेरे को कोई ना कोई चीज और गिरवी रखो। तो हम कह देते हैं भी एक काम करो, हमारी कंपनी के जो डिबेंचर्स है ना 10 लाख रुपए के, या आप 15 लाख रुपए के डिबेंचर्स और ले लो, क्योंकि डिबेंचर्स तो एक लीगल प्रूफ होता है लोन का। आप डिबेंचर्स ले लो, अगर हम आपका पैसा नहीं चुका पाए तो आप इन डिबेंचर्स को हमें बेच देना, हम आपको इनके बदले पैसा दे देंगे। तो प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा जब कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बैंक को दी जाती है एज ए डिबेंचर, तो उसे ही हम कहते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब इसमें पॉइंट क्या रहेगा, बैंक ने आपको 10 लाख रुपए का लोन दिया है 15% की रेट पर, और आपके डिबेंचर्स हैं 10% की रेट पर, तो अब तो उसके पास 2 चीजें गई परसेंटेज वाली। तो बैंक अपने असली लोन के ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उसने आपको 10 लाख का लोन दिया है ना, तो 10 लाख के ऊपर ही वो ब्याज चार्ज करेगा। डिबेंचर के ऊपर वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास डिबेंचर है 10% मुझे ब्याज दो, क्योंकि जिसके पास डिबेंचर होते हैं वो ब्याज का हकदार होता है। लेकिन इस केस में चूंकि हमने डिबेंचर्स को सिर्फ एक सहायक प्रतिभूति के रूप में दिया है, असली प्रतिभूति हमारी तो ये है, तो हम डिबेंचर के ऊपर बैंक को ब्याज नहीं देंगे, सिर्फ हमने उससे जो लोन लिया है उसके ऊपर जो ब्याज बनता है सिर्फ वही देंगे। ये बात ध्यान रखना। ये तो हो गई बच्चों वाली बात कि भी बच्चों को थोड़ा बहला फुसला के स्कूल में भेज दिया, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा बच्चों को, वहां दिक्कत आएगी। अब देखो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जैसे ही आप बैंक लोन लेते हैं तो आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाता है, तो हमने अपने बैंक को डेबिट कर दिया क्योंकि हमारे बैंक में पैसा आ गया। लेकिन इस पैसे के पीछे पीछे आपके ऊपर एक लायबिलिटी भी आई है जिसका नाम है बैंक लोन अकाउंट। पैसा बैंक में आया, साथ साथ लायबिलिटी आई, तो बैंक हमारी एसेट है, बड़ी है डेबिट, लोन हमारी लायबिलिटी है, बड़ी है क्रेडिट। अगर हमने कोलेट्रल सिक्योरिटी की एंट्री पास नहीं करनी, फर्स्ट मेथड से हमें करना है कि भी कोलेट्रल सिक्योरिटी की कोई एंट्री कंपनी पास नहीं करना चाहती, ऐसा लिखा है, तो आप सिर्फ ये वाली एंट्री पास करेंगे। क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली लिखा है कि कंपनी डज नॉट वांट टू
पास एनी एंट्री रिगार्डिंग कोलेटरल सिक्योरिटी, तो आपको ये वाली एंट्री पास करनी है सिर्फ। अब देखिए इसकी प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट पहले केस की यानी पहले मेथड की प्रेजेंटेशन। आप यहां आएंगे, ये होता है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, और इसमें हमने कहा नॉन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि बैंक लोन है, डिवेंचर्स हैं, ये सारे कहां दिखाए जाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज में। और इसके अंदर कौन सी सब एडिंग होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मेन एडिंग होती है नॉन करंट लायबिलिटीज और सब एडिंग होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके अंदर हम क्या दिखाते हैं, अपने लोन को। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई आपकी प्रेजेंटेशन। यहां पर आपकी बैलेंस शीट इतनी ही बनेगी सिर्फ। यहां नोट नंबर लिख देंगे आप, नोट नंबर 500 का नोट है, 600 का नोट है। ठीक है, यहां पर आप लिख देंगे करंट ईयर, यहां लिख देंगे आप प्रीवियस ईयर। एक बात याद आ गई भाई, पढ़ाई की जहां तक बात है तो देखो, जब तुम अपने टीचर को याद नहीं करते तो मेरे ख्याल से तो पढ़ाई तो भैया चली गई सऊदी अरब, कोसों दूर ना। अपने टीचर को याद नहीं करते तुम कि भाई सर से चलो हालचाल पूछ लेते हैं, कैसे नहीं है, कोई क्वेश्चन के बहाने पूछ लें। कोई ही देख लो, 24 बच्चे थे तुम, 24 बच्चों में से मुश्किल से 4 या 5 मैंने बहुत ज्यादा ले दिए, कुछ 3-4 बच्चे ही ऐसे हैं, 3-4 भी नहीं भाई, 2-3 और कम कर देते, 2-3 ही बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझसे रेगुलरली पूछते रहते हैं, कोई ना कोई डाउट या कोई ना कोई बातचीत हमारी चलती रहती है किसी भी पॉइंट को लेकर, एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो बातें हों, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड बातें हों। सिर्फ 2 या 3 बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, बाकी 21 बच्चे या 22 बच्चे या 23 बच्चे, अगर मैं 2 कहूं तो 23, 3 कहूं तो 22, ये बच्चे कहाँ गुम हो गए भाई, इस दुनिया के कौन से कोने में छिप के बैठ गए ना। तो कनेक्ट रहा करो बेटा, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी लाइफ अलग से मस्ती से जी रही हो तुम, लेकिन कहीं ना कहीं देखो जरूरत पड़ेगी ना। अब अगर एग्जाम कंडक्ट करवा देती है सीबीएसई, तो आओगे तो स्कूल में ही, फिर करोगे गुरुजी प्रणाम, देखो कुछ, ऐसी मत करना। ऐसी नौबत मत आने दो जिंदगी में कि हमें किसी के सामने हाथ पसारने पड़े। अपने खुद के बलबूते पर जो करना है वो करना है। और अगर हम में हिम्मत है, दम है, शरीर वाला दम नहीं कह रहे हम, शरीर में दम तो भैंसे में भी होता है, गधे में भी होता है, घोड़े में भी होता है, हम उन कैटेगरी के नहीं है। हम बात कर रहे हैं अपने मानसिक और जो हमारा आत्मिक बल है उसकी, कि जो हमारे विपरीत परिस्थितियां होती है उसमें कौन हिम्मत नहीं हारता है और कौन लास्ट टाइम तक अपनी हिम्मत को बरकरार रखता है, अपने जो प्रोसेस है जिंदगी का उसको कंटिन्यू रखता है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो घोड़े बेच के सो रहे होंगे, ऐसे पैर पसार के सो रहे होंगे, ये बिस्तर है, ऐसे सो गए, ठीक आराम से सो रहे होंगे फुल। कोई बाइक घुमा रहा होगा, कोई बुलेट ले आया होगा, कोई अपाचे ले आया होगा, कोई खेतों में जाके जिम मार रहा होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर दिन रात पढ़ रहे होंगे, दिन रात ना। तो बेटा ध्यान रखना, सामना हमारा जरूर होगा, आज नहीं तो कल। तो ये ना रहे कि उस दिन आप गिड़गिड़ाओ और हम कुछ ना कर पाए ना। हम करने के लिए अभी तैयार बैठे हैं, देखो हम अभी कर रहे हैं, ये हम कर ही तो रहे हैं, ये आपको फ्यूचर के लिए तैयार किया जा रहा है। तो लापरवाही में ना लें, क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो अंजाम है वो आप लोगों को भुगतना है। तो लापरवाही ना करें, आराम से पढ़ें, बहुत हमारे पास मेथड्स हैं ना। देखिए, तो आप नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिख देंगे, यहां पर आप दे देंगे नोट नंबर 1, क्योंकि इसके सामने जो पैसा आने वाला है वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, आप लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट में नंबर 1 और इसका नाम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सबसे पहले आप दिखाएंगे अपनी कंपनी के डिबेंचर्स। अगर आपकी कंपनी में पहले से ही कोई डिबेंचर पड़ा है तो आप उसे यहां दिखा देंगे और दिखा देंगे यहां पर ब्रैकेट में इन एडिशन डिबेंचर्स ऑफ रुपीज इतना इशूड
एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अगर उस कंपनी ने पहले से ही कोई डिवेंचर जारी कर रखा है, देखो मैं पहले मेथड की बात कर रहा हूं कि कंपनी कोलेट्रल सिक्योरिटी की एंट्री पास नहीं करना चाहती, आप सिर्फ ये एंट्री पास करोगे, इसके बाद ये बैलेंस शीट बनाओगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का जो नोट है कैसे बनाओगे। अगर उस कंपनी ने, आपने केस पढ़ा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर कंपनी के पास पहले से ही डिवेंचर हैं इस कोलेट्रल को इश्यू करने से पहले, तो आप उन डिवेंचर्स को लिखेंगे सिर्फ यहाँ पर और ब्रैकेट में लिख देंगे कि इसके अलावा हमने कितने कोलेट्रल के रूप में इश्यू कर रखे हैं उसको यहाँ दिखा देंगे नोट के अंदर सिर्फ। फिर उसके बाद आप दिखाएंगे बैंक लोन, चूंकि बैंक लोन भी आपने लिया है तो बैंक लोन में लिख देंगे आप ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ रुपीज इतना डिवेंचर, कितने कोलेट्रल के ऊपर आपने ये लोन लिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ेंगे और इस जोड़ को आप यहां पर पहुंचा देंगे, ये आपका होगा आंसर। ठीक है, आपने जो कोलेट्रल के रूप में दिए हैं वो सिर्फ इस हेडिंग में आने चाहिए और इस हेडिंग में आने चाहिए, यहां पुराने डिवेंचर और यहां पर जो आपने बैंक लोन लिया है ये वाला, उसका पैसा आएगा। ठीक है, ये था हमारा पहला मेथड और उसकी प्रेजेंटेशन। अब अगर कंपनी कहती है कि मैं कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में जो डिवेंचर्स इशू कर रही हूं उसकी एंट्री करना चाहती हूं, करो स्टार्ट। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि भाई सबसे पहले बैंक लोन लेंगे, वही बैंक लोन आ जाएगा क्योंकि बैंक लोन तो दोनों के अंदर ही ले रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। क्लियर? ठीक है, अब देखिए कंपनी कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर इशू करना चाहती है, तो चाहती है तो भैया हम भी उसका साथ देंगे ना, हम तो साथ देने के लिए खड़े। तो हमने कहा कि डिवेंचर अभी आप इशू कर रहे हैं, और ध्यान रखना डिवेंचर इशू होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, आप कंफ्यूज मत होना कि सर डिवेंचर ऊपर आएंगे कि सस्पेंस ऊपर आएगा, भूल जाते हैं हम। डिवेंचर जब भी इशू होंगे जिंदगी में हमेशा क्रेडिट होंगे क्योंकि डिवेंचर्स एज ए लायबिलिटी जाते हैं, इनका पैसा हमें चुकाना होता है। तो ऊपर क्या आएगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। जितने डिवेंचर आपने एज ए कोलेट्रल दिए हैं, कोलेट्रल सिक्योरिटी वाले डिवेंचर यहां लिख देना, यहां तो बैंक लोन आएगा और यहां आपने कितने की सिक्योरिटी एज ए डिवेंचर दी है वो आएगी, खत्म। वही दोबारा से बैलेंस शीट बनेगी। तो मैं इसको हटा देता हूं एक बार, ये दो एंट्री याद रखना, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर एक नई एंट्री आई है कोलेट्रल के बराबर, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। अब देखो वही आपको बैलेंस शीट फॉर्म करनी है जो कि आपने लास्ट टाइम करी थी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और यहां पर आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक, और यहां पर वही आपका नोट नंबर, यहां पर अमाउंट करंट ईयर की और यहां पर अमाउंट प्रीवियस ईयर की। क्लियर? ठीक है जी। अब देखिए नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या करेंगे हम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, इसमें सबसे पहले आप दिखाएंगे जितने भी डिबेंचर्स की परसेंटेज है उतने के साथ डिबेंचर। अब यहां पर आपको डिबेंचर कौन कौन से दिखाने हैं, प्रीवियसली इशूड प्लस कोलेट्रल सिक्योरिटी। आपने जो पहले से डिबेंचर इशू कर रखे हैं वो भी आएंगे यहाँ पर, प्लस कोलेट्रल के रूप में अब कितने दे दिए वो भी आएंगे। जबकि लास्ट में क्या था, हम सिर्फ प्रीवियस की लिखते थे, कोलेट्रल को नहीं दिखाते थे, कोलेट्रल को ब्रैकेट में दिखाते थे। यहाँ पर जोड़ के दिखाएंगे। इसमें से आपको लेस कर देना है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। जो आपने डिबेंचर सस्पेंस की एंट्री डाली थी उसमें सस्पेंस वाले के सामने जो भी पैसा था वो आप यहां पर लिख देंगे, यानी डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर हमने लिखा था, तो सस्पेंस के सामने क्योंकि एक ही अमाउंट होगी, ये वाली अमाउंट यहां से लेस कर देनी है और यहां पर कुछ बैलेंस बचता है तो ठीक है, क्योंकि अगर प्रीवियसली कंपनी ने एक भी डिबेंचर इशू नहीं कर रखा तो 0 आएगा, और यहां पर कंपनी ने 10 कर दिए तो यहां पर अल्टीमेटली 10 आएगा और सस्पेंस के बराबर ये हमारा घट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0। तो ध्यान रखना पहले से कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखे तो यहाँ पर बैलेंस बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर बैंक लोन, और बैंक लोन आपने जितना ले रखा है उतना दिखा देंगे, और बैंक लोन के ब्रैकेट में अब भी वही लाइन आएगी जो पहले आती थी, ऑन
कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स ऑफ रुपीज इतना, कितने कोलेट्रल के रूप में आपने गारंटी दी हुई है उसका पैसा एज इट इज यहाँ आ जाएगा, और ये जो दोनों पैसा जोड़ के ये आप एज इट इज यहाँ पर पहुंचा देंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपका कोलेट्रल सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है वो चला खत्म तो नहीं होगा, इसमें छोटा सा टॉपिक और एक और देखें। अगर कंपनी, इफ कंपनी फेल्स टू पे लोन एंड इंटरेस्ट, ये डिबेंचर हम क्यों देते हैं? क्योंकि अगर कंपनी मान लो लोन चुकाने में असमर्थ हो, पैसा ना चुका पाए, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिबेंचर्स दे रखे हैं बैंक को कंपनी ने, ये डिबेंचर कंपनी से वापस लिए जाएंगे, यानी कि पैसे लिए जाएंगे। बैंक कह देगा अपने डिबेंचर ले लो वापस और मुझे इनके बराबर पैसा चाहिए, क्योंकि वो लीगली ओनर बन चुका है। तो यहाँ पर अगर ऐसा केस आ जाए कि कंपनी अपना लोन और अपना इंटरेस्ट नहीं चुका पाई, तो एक तो आपको जो लोन है कंपनी का, लोन फ्रॉम बैंक, कितना लोन है उसको डेबिट कर देना है। एक जितना भी इंटरेस्ट उस लोन पर बच रहा है उसे डेबिट कर देना है। और अब आपको यहाँ पर डिबेंचर्स जो है वो असली में इशू कर देने हैं। लेकिन इससे पहले आपको डिबेंचर्स को कैंसिल करके दिखाना पड़ेगा। ये एंट्री नंबर 2 होगी, डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो सस्पेंस की एंट्री थी वो आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस, ये एंट्री खत्म। अब आप असलियत में डिबेंचर्स जारी करेंगे। जब तक सस्पेंस लग रहा था, जब तक सिर्फ संभावना थी कि ये डिबेंचर यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन सस्पेंस को हमने खत्म कर दिया। अब यानी कि असली रूप से डिबेंचर का पैसा देना पड़ेगा, तो हम बैंक को उसके लोन और उसके इंटरेस्ट के बराबर असली के अंदर डिबेंचर जारी कर देते हैं। तो बेटा ये था हमारा कोलेट्रल सिक्योरिटी का। अगली क्लास में मैं आपको जो डिबेंचर्स की कंडीशंस होती हैं इशू करने की वो, और जो इंटरेस्ट का टॉपिक है, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ का टॉपिक है, ये छोटे छोटे टॉपिक है, अगली क्लास में मैं उसको खत्म करा दूंगा। और इसी तरह से हम धीरे धीरे करते करते 15 से 20 दिन में पूरी अकाउंट्स को रिवाइज कर लेंगे, बशर्ते कि आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करें। जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वो आप तुरंत मेरे पास सेंड करें कि सर मेरे को इस टॉपिक में ये डाउट है, आपने ये बताया था लेकिन अभी भी मेरा क्लियर नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है? ओके बेटा, वेल डन।